प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और आनंद में होंगे। दोस्तों, आज नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित ये थर्ड और लास्ट वीडियो है। इससे पहले अपन ने जो दो लास्ट वीडियो बनाए थे नीति निर्देशक सिद्धांत के, फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो बनाया था इसका, वो भी नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित ही थे। कुछ बेसिक और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन से संबंधित थे। दोस्तों, ये जो तीनों वीडियो तीनों वीडियो हैं, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। और न केवल ये अब 10 क्वेश्चन हैं, इससे आपके पूरे चैप्टर की स्टडी हो रही है और साथ ही पूरी पॉलिटी का रिवीजन हो रहा है और टेस्ट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आपकी। तो दोस्तों, आप इसको ध्यान से पढ़ें, हर एक वीडियो को अच्छे से देखें। और यदि आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी अवश्य देखें, क्योंकि उसके बिना इस थर्ड वीडियो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे इस सेशन का, समान सिविल संहिता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत से एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। समान सिविल संहिता, तो यहाँ पे जो समान सिविल संहिता का प्रावधान है वो कौन सा अनुच्छेद करता है, और ऐसे कैसे यही लाइन आती है बार बार। इसमें ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 44 है। तो समान सिविल संहिता से यहाँ पे आशय है कि भारत में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत से समाज में बहुत सी विविधताएं व्याप्त हैं। उनमें एक कानून को समान रूप से लागू करने के लिए ये व्यवस्था की गई थी संविधान निर्माताओं के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में उनके विवाह, उनके तलाक और उनके जो गोद की जो प्रवृत्ति है, और उसमें बहुत सी विविधताएं हैं उनके कानूनों में। जैसे वहाँ पे 3 बार तलाक तलाक बोलने से तलाक हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार अगर तलाक लेना होता है तो वो कोर्ट की मान्यता के अनुसार ही मिलता है। दोनों पक्षों की सहमति होती है, उसके बाद ही तलाक अप्रूवल होता है। तो इस प्रकार से मुस्लिम वर्ग को भी इसी धारा में लाने के लिए ये व्यवस्था की गई थी, आर्टिकल 44। लेकिन उस समय के हालात इस प्रकार के नहीं थे कि इसको लागू किया जा सके। और इसके अलावा देखो आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में है। तो आप सोचोगे कि प्राथमिक कर्तव्य का मतलब मौलिक कर्तव्य होता होगा, और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ पे है, भाग 4A में है। तो ये तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, आपको पूछा है प्राथमिक कर्तव्य, तो प्राथमिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 में है, न कि भाग 4A में। और प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद पूछे तो आर्टिकल 47। और अगर आपसे मौलिक कर्तव्य पूछे तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आएगा 51A में। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 51A में। लेकिन प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 47 है। प्राथमिक कर्तव्य कौन से भाग में है, भाग 4 में, जबकि मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। इसी प्रकार आर्टिकल जो 48 है, आर्टिकल 48 एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करता है राज्य से, कि राज्य कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से सुसंगठित करने का प्रयास करेगा। साथ ही जो दुधारू पशु हैं उनके वध पर भी रोक लगाएगा। तो इस प्रकार का जो आग्रह किया गया है राज्य से, या राज्य को जो सिफारिश की गई है वो आर्टिकल 48 के थ्रू की गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि 1950 में इतनी ज़मीन होते हुए इतनी पैदावार नहीं थी कि ताकि सभी को अनाज मिल सके। तो उसको, उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए पशु थे, उनके दूध कम होता था, उनकी नस्ल को बदलने के लिए यहाँ पे आधुनिक जो तकनीक है उसकी बात की गई है। आर्टिकल 51 ये विदेश नीति का आधार है। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य की विदेश नीति का उल्लेख भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल करता है। तो आपका राइट आंसर होगा 51। दोस्तों, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहबानो तथा सायरबानोवाद का संबंध किस अनुच्छेद से है। शाहबानो और सायरबानो, तो देखो शाहबानो जो वाद आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो आया था 1985 में, 1985 में। इसी प्रकार जो सायरबानो वाद आया था वो 2017 में। और दोनों का जो संबंध है वो तलाक से संबंध था। शाहबानो को 1985 में 68 की एज में जब तलाक दिया गया था,
तो उसने तलाक में याचिका लगाई कि मेरी उम्र 68 वर्ष है, मेरे 5 बच्चे हैं, उनका क्या होगा, उनका कैसे जीवन निर्वाह होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये जो तीन तीन बार तलाक बोलने से जो तलाक लिया जाता है ये संविधान के खिलाफ है, और न केवल संविधान के खिलाफ है, ये आपके इस्लाम के भी खिलाफ है। तो उन्होंने ये हवाला देते हुए और जो साहबानुवाद था उस पर सुनवाई की, और उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक आपका जीवन है, जब तक आपको जीवन निर्वाह के लिए उनको भत्ता देना होगा। उसके बाद 2017 में फिर ऐसा ही वाद आया, सायरा बानो का भी तलाक हो गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि संविधान और इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, तो ये ट्रिपल तलाक इस प्रकार से अब नहीं होगा। तो ट्रिपल तलाक जो इनकी व्यवस्था थी, एक रूढ़िवादी परंपरा थी, उसको रद्द कर दिया गया। तो इसका मतलब एक मुस्लिम वर्ग को भी एक समान सिविल संहिता के आधार पर एक मुख्य धारा में शामिल किया गया है। तो इसका संबंध किससे हो गया? अनुच्छेद 44 से। इसी प्रकार देखो आर्टिकल 45 है, वो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा तथा उनकी प्रारंभिक देखभाल की बात करता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा तथा उनकी प्रारंभिक जो देखभाल है वो करना राज्य का कर्तव्य है। इसी प्रकार आर्टिकल जो 46 है वो SC, ST तथा अन्य जो दुर्बल वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको शैक्षणिक और आर्थिक सहायता देने की बात की गई है। इसी प्रकार आर्टिकल 47 अभी अपने डिस्कस किया था कि इसमें राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का मतलब यहाँ पे क्या है कि राज्य उस व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए उनके पोषाहार स्तर में और उसका जो जन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें सुधार करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा मादक पदार्थों पर भी रोक लगाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध कौन सी व्यवस्था करती है, प्रस्तावना करती है, या मौलिक अधिकार करता है, या नीति निर्देशक सिद्धांत करता है, या मौलिक कर्तव्य करता है, और उम्र है 6 से 14 साल। तो दोस्तों प्रस्तावना में कहीं भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान नहीं है, शिक्षा की कहीं कोई बात नहीं की गई है। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A ये इसी बात का उल्लेख करता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा ताकि वो गरिमा में और एक सम्मानजनक जीवन को जी सके। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार में इसका उल्लेख है। नीति निर्देशक सिद्धांत में 6 से 14 साल की बात नहीं की गई है, उसमें 6 साल से कम आयु के बच्चों की बात की गई है। अगर 6 साल से कम आयु का कोई बच्चा है तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक देखभाल राज्य करेगा, इसके बाद की बात है वो राज्य नहीं करेगा। तो यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत है, यहाँ पे भी इससे संबंधित प्रावधान नहीं है। मौलिक कर्तव्य आप पढ़ोगे तो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो यही व्यवस्था देता है कि माता पिता या अभिभावक या संरक्षक का ये दायित्व है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो देखिए मौलिक कर्तव्य में इसका उल्लेख है और मौलिक अधिकार है उसमें भी इसका उल्लेख है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 21A और मौलिक कर्तव्य में जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। तो आपसे ये पूछा है कि ये जो प्रबंध है ये कौन से भाग में है, तो ये दोनों में, मौलिक अधिकार में और मौलिक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर है बी और डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों, शिक्षा और आर्थिक हितों बात की गई है, उसके शिक्षा की और उसके आर्थिक हितों की। तो यहाँ पे देखो इसको जो शिक्षा और आर्थिक हित हैं उसको जो बढ़ावा देने की बात की गई है वो कौन से आर्टिकल में की गई है, तो अभी अपन इसको डिस्कस किया था। ये जो बात है ये आर्टिकल 46 में है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आर्टिकल 48 को भी अपन ने अभी डिस्कस किया था कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी से संबंधित है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से सुसंगठित करने का प्रयास करेगा, साथ ही मादक पदार्थों पर भी क्या लगाएगा, जो दुधारू पशु हैं उनके वध पर रोक लगाएगा। इसी प्रकार आर्टिकल जो 49 है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 50 ये
कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की बात करता है। यानी कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव है और आपकी जो जुडिशरी है उसको अलग करने की बात की गई है। यानी कि जो कार्यपालिका का प्रमुख है उसके पास न्यायिक शक्तियां नहीं होंगी और जो न्यायपालिका का प्रमुख है उसके पास कार्यपालिका की शक्तियां नहीं होंगी। इस प्रकार से उनके पृथक्करण की बात की गई है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में, और भाग 4 के तहत कौन से आर्टिकल में? 47 में, जिसमें जीवन स्तर, पोषाहार स्तर, इसके अलावा जन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मादक पदार्थों पर रोक है, उनकी बात की गई है। आर्टिकल 46 यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक रूप के हितों की सुरक्षा से संबंधित बात करता है, उनके कल्याण की बात करता है। आर्टिकल 48 को भी अभी अभी डिस्कस किया है कि राज्य कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से सुसंगठित करने का प्रयास करेगा तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। इसी प्रकार देखो आर्टिकल 48A, ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में शामिल किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, लास्ट वीडियो में अपन पढ़ भी चुके हैं कि 48 जो ए है ये कौन से संविधान संशोधन से शामिल किया गया था? 42वें संशोधन के तहत 1976 में, और इसमें प्रावधान पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्राथमिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा राज्य का प्राथमिक कर्तव्य नहीं है? तो प्राथमिक कर्तव्य है। प्राथमिक कर्तव्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है पोषाहार स्तर में सुधार, ये प्राथमिक कर्तव्य है। जीवन स्तर में सुधार, ये भी प्राथमिक कर्तव्य है। जन स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, ये भी प्राथमिक कर्तव्य है। मादक पदार्थों पर रोक लगाना, ये भी प्राथमिक कर्तव्य, क्योंकि आर्टिकल जो 47 है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उनके पोषाहार स्तर तथा जन स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करेगा तथा साथ ही मादक पदार्थों पर भी रोक लगाएगा। तो ये सभी बातें आर्टिकल 47 में की गई हैं, और आर्टिकल 47 को अच्छे से ध्यान में रख लेना, इसमें राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर है ABCD। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48 के संदर्भ में असंगत कथन है। अनुच्छेद 48 है, उसमें कौन सा कथन आपको असंगत नजर आता है? पहला ऑप्शन है राज्य कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से सुसंगठित करने का प्रयास करेगा, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में। और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा, राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों की सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों आर्टिकल जो 48 है उसमें 2 ही प्रावधान कि राज्य कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से सुसंगठित करने का प्रयास करेगा, साथ ही दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। यहाँ पे पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा की जो बात की गई है वो आर्टिकल 48A में की गई है, न कि केवल 48 में की गई है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवों की जो अभ्यारण्यों की सुरक्षा की बात की गई है ये किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत में बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे आपका जो असंगत कथन है वो C और D है। तो इसका राइट आंसर होगा C और D। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करेगा। तो राज्य कार्यपालिका से जो न्यायपालिका से पृथक करने की व्यवस्था करता है वो कौन से आर्टिकल के तहत करेगा? आर्टिकल 50 के तहत। पहले अपन बात कर चुके हैं इसके ऊपर। आर्टिकल 48 को बहुत बार दोहरा चुके हैं, फिर दोहरा देते हैं कि राज्य कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से सुसंगठित करने का प्रयास करेगा तथा साथ ही दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। 49 में राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करेगा। जैसे जंतर मंतर है, सरिस्का अभ्यारण्य है, ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान है। तो इनके संरक्षण का जो दायित्व है वो राज्य का है, और कौन से आर्टिकल के थ्रू है? आर्टिकल 49 के तहत है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। आर्टिकल 51 राज्य की विदेश नीति का आधार बताती है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के प्रावधान भाग 4 के अलावा निदेशक तत्व की तरह ही व्यवहार करते हैं?
भाग 4 में जिस प्रकार से राज्य को बार बार निर्देश दिया जा रहा है, उसी प्रकार हमारे जो ऐसे कौन से आर्टिकल है जो निदेशक तत्व की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, हालांकि वो भाग 4 के बाहर के हैं। जैसे अनुच्छेद 25 है, ये कौन से भाग में आता है? आप जानते हैं कि भाग 14 में, सॉरी भाग 15 में, क्योंकि निर्वाचन आयोग है 324 से 329 ए तक है, वो भाग 15 में। विशिष्ट वर्गों का आरक्षण है वो यहाँ पे 330 से लेकर के और 342 तक, जो भाग 16 में आता है। भाषा है 343 से 351 तक, ये भाग 17 में आते हैं। तो यहाँ पे भाग 4 के अलावा ये भाग 4 के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी निदेशक तत्व की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो नहीं करता है। तो दोस्तों आर्टिकल 325 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके मूलवंश, उसकी जाति, उसके लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं कर सकता है, और न ही इन आधारों पर उसको उनके लिए विशेष प्रकार की मतदाता सूची का निर्माण भी नहीं कर सकता है। तो ये आपके एक निदेशक तत्व की तरह व्यवहार कर रहा है। आर्टिकल 330, इसमें आपको पता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन प्राप्त है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो अनुच्छेद 330 से प्राप्त है, और ये निर्देश नहीं दे रहा है, ये राज्य को किसी भी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दे रहा है। 350 का है, ये भी राज्य को एक निर्देश दिया जा रहा है कि राज्य बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में देने का प्रयास करेगा। तो राज्यों को जो बच्चे हैं उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो उनकी मातृभाषा में प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा राज्य का निर्देश है। तो ये भी एक प्रकार का निदेशक तत्व की तरह व्यवहार कर रहा है। 351 में व्यवस्था की गई है कि राज्य का एक कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार करे, प्रसार करे तथा विकास करे, जिससे एक सामूहिक या सामयिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का राज्य माध्यम बन सके। तो यहाँ पे आर्टिकल 325, 350 के 351 ये भाग 4 से बाहर है, लेकिन निदेशक तत्व की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। कौन सा निदेशक तत्व की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 आप जानते हैं कि राज्य की विदेश नीति का निर्धारण करता है, और राज्य की जो विदेश नीति का आधार है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51 है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा है जो अनुच्छेद 51 के तहत विदेश नीति का आधार नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा, राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधि या समझौते को आदर के साथ स्वीकार करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि अनुच्छेद 51 राज्य की विदेश नीति का जो आधार है, इसमें 4 प्रावधानों में वो प्रावधान कौन सा है जो अनुच्छेद 51 के तहत विदेश नीति का आधार नहीं है? तो आपने तो यहाँ पे सभी सही टिक किए हैं, तो इसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। तो आप ध्यान रखें, इसको इतनी जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, और यहाँ पे आपसे जो चूक हुई है वो कहाँ पे हुई उसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अन्याय संगत, न्याय संगत नहीं लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे न्याय संगत होता तब ये सही कथन होता। तो राष्ट्रों के मध्य अन्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगा, तो इस वर्ड के आधार पर ही इसका सही आंसर हो जाता है बी, क्योंकि उल्लेखित नहीं है। कौन सा विदेश नीति का आधार नहीं है? बी नहीं है। तो इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन है दोस्तों, जिससे आपकी कंप्लीट रिवीजन होता है। रिवीजन के साथ साथ आपकी अच्छी स्टडी भी हो रही है और अच्छी टेस्ट की प्रैक्टिस हो रही है। तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। मैं आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।